साथियों नमस्ते, स्वागत अभिनंदन आप सभी का मैया पाठशाला के इस डिजिटल मंच पर। साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जुलाई माह में आयोजित की जाएगी साथियों। और मान के चलिएगा कि आज से लगभग आपके लिए 70 दिन हैं वो आपके लिए बचे। 70 दिनों के अंदर आपको सेकंड ग्रेड एसएसटी की मैं बात करता हूं तो सेकंड ग्रेड एसएसटी का एक एमसीक्यू बैच है वो मैया पाठशाला एप्लीकेशन पे लॉन्च किया गया साथियों। और उसी की ये डेमो क्लास है वो आपके लिए उपलब्ध करवाई गई है कि किस प्रकार इस एमसीक्यू बैच के अंदर एसएसटी के कंप्लीट 8 सब्जेक्ट है वो आपके कवर करवाए जाएंगे। इतिहास लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर है इस बैच के अंदर, और राज व्यवस्था वाला जो पोर्शन है वो अभी कंटिन्यू चल रहा है। उसके बाद में अदर जो आपके सब्जेक्ट है उनकी क्लासेज है वो लगातार आपको इन 70 दिनों के अंदर है वो कंप्लीट कोर्स है वो रिवाइज करवाया जाएगा एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज के माध्यम से। तो आज की इस क्लास के अंदर आप जुड़िएगा। फ्रांस की क्रांति से संबंधित एक टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे। कंप्लीट पूरा का पूरा टॉपिक है वो एमसीक्यूज के माध्यम से, पीवाईक्यूज के माध्यम से अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो स्वागत अभिनंदन आप सभी का। वरिष्ठ अध्यापक एसएसटी से तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति देखिए कंप्लीट टॉपिक है वो रिवाइज हो जाएगा इसके अंतर्गत, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के पहले 3 टॉपिक ही थे अपने, लेकिन इस बार सेकंड ग्रेड एसएस के अंदर हिस्ट्री का जो पोर्शन दे रखा है उसमें 2 टॉपिक और ऐड किए गए हैं, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। तो जहां पहले 3 प्रश्न आते थे, कई बार 2 प्रश्न आते थे, तो वहां इस बार वर्ल्ड वाले पोर्शन से हो सकता है कि आपको 4 या 5 प्रश्न देखने को मिल जाए। यहां इस टॉपिक के अंदर कंप्लीटली अपन इस फ्रांस की क्रांति वाला जो कंसेप्ट है वरिष्ठ अध्यापक के लेवल का वो अपन कवर करेंगे। ठीक है, देखिएगा पहला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति पर किन विद्वानों या विचारकों ने खुशी व्यक्त की थी। जब फ्रांस में क्रांति हो रही है साथियों, फ्रांस में क्रांति हो रही है, फ्रांस में क्रांति कब हो रही है तो ये अपने को ध्यान रखना है कि 1789 के अंदर फ्रांस में क्रांति हो रही है। और उस क्रांति पर किन विचारकों ने खुशी व्यक्त की थी तो इमैनुअल कांट ने खुशी व्यक्त की थी, हीगल ने खुशी व्यक्त की थी, ठीक है, वुड्सवर्थ है, वर्ड्सवर्थ इसने भी खुशी व्यक्त की थी, लेकिन एडमंड बर्ग है इन्होंने इस क्रांति पर खुशी व्यक्त नहीं की थी। यानी कि 3 इमैनुअल कांट, हीगल और वुड्सवर्थ है। ये 11th क्लास की एक पुस्तक है साथियों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, और हम विश्व इतिहास से संबंधित एक बुक चलती है कक्षा 11 की। और अगर आप वर्ड वाले 5 टॉपिक कवर करना चाहते हो तो उस किताब को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, उसमें से ये 5 टॉपिक अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहां इमैनुअल कांट, हीगल, वर्ड्सवर्थ और ये आपके इन तीनों ने खुशी व्यक्त की है, तो 1, 2, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बर्ग है वो खुशी व्यक्त नहीं कर रहे। देखिएगा कांट, हीगल तथा वर्ड्सवर्थ हैं इन्होंने इस क्रांति पर खुशी व्यक्त की है, तो एडमंड बर्ग जो आयरिश विचारक है उन्होंने आक्रोश जाहिर किया। एडमंड बर्ग की एक पुस्तक है साथियों जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। ये पुस्तक भी एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, क्योंकि विगत एग्जाम के अंदर मैंने हिस्ट्री के जो प्रश्न देखे थे उनका स्तर भी थोड़ा हाई लेवल का देखा था कुछ प्रश्नों का। ठीक है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए भी आज की इस क्लास के अंदर प्रश्न है वो शामिल किए गए हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस नाम से पुस्तक किसकी है तो एडमंड बर्ग की है। और एडमंड बर्ग ने फ्रांस की क्रांति पर आक्रोश व्यक्त किया। ये आयरिश विचारक है, जबकि कांट है, इसके साथ साथ में वुड्सवर्थ है और इसके साथ साथ में हीगल है जिन्होंने 1790 की फ्रांसीसी क्रांति पे खुशी व्यक्त की है। ये किसका मानना था कि ये चीज इसलिए कानूनी है कि मैं ये चाहता हूं। ये किसका मानना था कि ये चीज इसलिए कानूनी है कि मैं ये चाहता हूं। ये लुई 14वें ने कहा था, लुई 15वें ने कहा था, या लुई 16वें ने कहा था, या हेनरी चतुर्थ के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। ध्यान रखिएगा, लुई 14वां तो कह रहा है कि मैं ही राज्य हूं, मैं ही राज्य हूं, मैं ही राज्य हूं। ऐसा स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा दिया गया था तो ये स्टेटमेंट दिया गया था लुई 14वें के द्वारा। लुई 15वां क्या कह रहा है कि मेरी मृत्यु के बाद प्रलय होगी, मेरी मृत्यु के बाद प्रलय होगी, मेरी मृत्यु के बाद प्रलय होगी, प्रलय होगी। ये स्टेटमेंट किसका आता है, ये स्टेटमेंट आता है लुई 15वें का। जबकि लुई 16वां क्या कह रहा है, लुई 16वां कह रहा है कि ये चीज इसलिए वैध है कि मैं ये चाहता हूं,
ये स्टेटमेंट पूछा गया आपसे कि ये चीज इसलिए कानूनी है, वैध है कि मैं ये चाहता हूं। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट दिया था लुई सोल्वे ने। ये स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये स्टेटमेंट है वो लुई सोल्वे के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। इस चीज को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। लुई सोल्वे के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था साथियों, इस चीज को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, ये तीनों के स्टेटमेंट है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ये वो बैच जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, आरपीसी सेकंड ग्रेड एसएसटी, ये कंप्लीट 8 सब्जेक्ट है आपके, वो एमसीक्यूज के माध्यम से रिवाइज करवाए जाएंगे साथियों, जिसमें पीवाईक्यूज भी रहेंगे। ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा टॉपिक आपका कवर किया जाएगा। और मैं ये बात करता हूं तो ये जो आपके बैच हैं वो विधिवत रूप से अगर मैं बात करता हूं तो मान के चलिएगा कि अब ये कंटिन्यू ये बैच है, इसकी क्लासेज है वो कंटिन्यू प्रारंभ हो स्टार्ट कर दी गई है। हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिल जाएगी सारी की सारी। वर्ल्ड हिस्ट्री के 2 टॉपिक बचे हुए हैं, तो वो एक तो ये फ्रांस की क्रांति वाला है और उसके बाद में रूस और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध वाला है। ठीक है, उसके बाद में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, इसके अंतर्गत पॉलिटी आपके चल रही है और इसके साथ साथ में ज्योग्राफी की क्लासें वो भी आपके चल रही है। इसमें दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और शिक्षण विद्या, ये पूरा का पूरा पार्ट है वो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, और ये सारी क्लासें मैं अब स्टार्ट करूंगा इसके अंदर, इन चारों सब्जेक्ट की अब स्टार्ट करूंगा। तो आप ये मान के चलिएगा, और हालांकि मैं दावा नहीं करता हूं साथियों कि यहां जो आपको कंटेंट दिया जाएगा उसमें से 100% सवाल आएंगे, लेकिन यह मां सरस्वती का आशीर्वाद है कि विगत एग्जाम के अंदर भी नाम मात्र के शुल्क के अंदर वरिष्ठ अध्यापक एसएसटी का थ्योरी बेच प्रोवाइड करवाया था और उसने बेहतरीन परिणाम है वो आपको दिया था। और प्रमाण सहित यूट्यूब के ऊपर भी क्लास है, मैंने पेपर सॉल्यूशन करवाया था, तो वहां मैंने प्रमाण भी दिए थे कि भैया मैंने ये चीजें आपको कंटेंट है वो डिलीवर किया था, यहां से आयोग के द्वारा ये प्रश्न पूछे गए थे। तो आप विश्वास कर सकते हो कंप्लीटली आपका सिलेबस है वो रिवाइज हो जाएगा 70 दिनों के अंदर। तो 70 दिन है, 60 दिन के अंदर ये सिलेबस है वो रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ग्रीष्मकालीन अवकाश है और इस समय का सदुपयोग है वो आपके लिए बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। तो नाम मात्र के शुल्क में ये कोर्स अवेलेबल है, मैया पाठशाला एप्लीकेशन आप ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इस कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, मैं ही राज्य हूं किसने कहा था? ये लुई 14वें ने कहा था, और लुई 15वें ने मेरी मृत्यु के बाद प्रलय होगी, और लुई 16वां क्या कह रहा है कि ये चीज इसलिए कानूनी है क्योंकि मैं ये चाहता हूं, ये चीज इसलिए कानूनी है क्योंकि मैं ये चाहता हूं। ये किसने कहा था? लुई 16वें ने। ये एमसीक्यू बैच, ठीक है, पूरे 8 सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे इसके अंतर्गत आपके। लुई 14वां कि मैं ही राज्य हूं, लुई 15वां कि मेरी मृत्यु के बाद प्रलय होगी, और लुई 16वां क्या कह रहा है कि ये चीज इसलिए वैध है कि मैं ये चाहता हूं। इसलिए वैध मतलब इसलिए कानूनी, ये चीज इसलिए कानूनी है क्योंकि मैं ये चाहता हूं। और हेनरी चतुर्थ ये फ्रांस में बुर्बो वंश का संस्थापक था, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, इससे संबंधित प्रश्न भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। राज्य की मुद्रा वाले पत्र, राज्य की मुद्रा वाले पत्र जिन्हें लेटर्स डी कैटचेट के नाम से जाना जाता है, इनके तहत किन 2 फ्रांसीसी दार्शनिकों को कुछ समय के लिए बंदी बनाया गया था? राज्य की मुद्रा वाले पत्र हैं जिन्हें लेटर्स डी कैटचेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये फ्रेंच भाषा है। ठीक है, और इन्हीं के तहत 2 फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिनको कुछ समय के लिए बंदी बना लिया गया था। और वो फ्रांसीसी दार्शनिक कौन थे? तो एक तो था मिराबो और दूसरा था आपके वोल्टेयर। मिराबो और वोल्टेयर। लेटर्स डी कैटचेट के तहत राजा की ओर से जारी किए जाते थे, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या दंड दिया जा सकता था। राजा की ओर से जारी किया जाने वाला एक पत्र था और इसके तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था या उसको दंड दिया जा सकता था। इन पत्रों को राजा के कृपा पात्र व्यक्ति वो प्राप्त कर लेते थे, जिसमें गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति का स्थान है वो खाली रहता था, और ऐसी अवस्था में किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रहती थी। राजा के जो नजदीकी लोग होते थे वो इस प्रकार के पत्र वो प्राप्त कर लेते थे, और उसके बाद उनकी मर्जी होती कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना, तो उसका नाम उस पत्र के अंदर लिख देते और संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते। इसी प्रकार 2 फ्रांसीसी दार्शनिक है वो भी गिरफ्तार हुए थे, और एक का नाम था मिराबो और दूसरे का नाम क्या था? वोल्टेयर। वोल्टेयर और मिराबो को इन मुद्रा युक्त पत्रों के माध्यम से कुछ समय तक जेल में जीवन बिताना पड़ा था। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा है वो किसने दिया था? पहली चीज तो याद रखो कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संबंध है वो कहां से है? तो फ्रांस की क्रांति से है, फ्रांस की क्रांति। ठीक है,
उसके बाद इन विचारकों में से किसने ये नारा दिया था? क्या रूसो ने दिया था, क्या मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, वोल्टेयर ने दिया था, क्या मैकियावेली ने दिया था? तो यहां आपको ध्यान रखना है कि ये नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था? रूसो के द्वारा दिया गया था। अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। ये स्टेटमेंट नेपोलियन बोनापार्ट ने दिया था कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने दिया था। तो रूसो है जिन्होंने ये नारा दिया था, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। 1712 से 1778 इसकी काल अवधि है रूसो की। प्रजातंत्र का समर्थन करता था क्योंकि उनका मानना था कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का अधिकार प्रजातंत्र ही दे सकता है। नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग भी प्रजातंत्र में ही कर सकता है। स्वाभाविक सी चीज है कि नागरिक अधिकारों का प्रयोग कब होगा? जब जनता का राज रहेगा, जब जनता का राज रहेगा। कौन सी कृति है जो रूसो के द्वारा नहीं लिखी गई? कुछ किताबें दे रखी है और उनमें से उस पुस्तक का अपने को चुनाव करना है जिसका लेखन है वो रूसो के द्वारा नहीं किया गया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता जिसे आप कह सकते हो, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी थी? तो ये रूसो के द्वारा लिखी थी। काफी चर्चित किताब है साथियों। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम से पुस्तक किसने लिखी थी? रूसो ने लिखी थी। ट्रीटाइज इन टॉलरेंस, ट्रीटाइज इन टॉलरेंस नाम से पुस्तक है, वो वोल्टेयर के द्वारा लिखित है, रूसो के द्वारा लिखित नहीं। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो ये वोल्टेयर के द्वारा लिखित है। इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो वोल्टेयर ने ये पुस्तक लिखी है, रूसो के द्वारा लिखित नहीं है। और उसके साथ में डिस्कस ऑन द आर्ट्स एंड माइंस, ये भी रूसो की पुस्तक है। और एमिल नाम से इसने एक उपन्यास लिखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी किसकी रचना है? तो ये भी रूसो की रचना है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट काफी चर्चित रचना रही है इनकी। एमिल इनका उपन्यास रहा है। डिस्कस ऑन आर्ट्स एंड माइंस नाम से पुस्तक है, वो भी रूसो के द्वारा लिखित है। लेकिन ट्रीटाइज ऑन टॉलरेंस, ट्रीटाइज ऑन टॉलरेंस नाम से रचना है, वो वोल्टेयर के द्वारा लिखित है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। द कन्फेसेंस, स्वीकारोक्ति, ये इसकी आत्मकथा है, ध्यान रखिएगा, रूसो की, बहुत चर्चित है। जूली या न्यू एलोइज, ये भी एक उपन्यास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। द कन्फेसेंस, स्वीकारोक्ति, ये इसकी आत्मकथा है। जूली या न्यू एलोइज, ये इसका उपन्यास है रूसो का। क्रांति पूर्व फ्रांस को निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने मुक्त व्यापार की नीति की अनुपालना का सुझाव दिया था? फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार नीति की अनुपालना की बात है, वो फ्रांस के किस वित्त मंत्री के द्वारा यह सुझाव दिया गया था क्रांति से पूर्व? तो वो कौन था? तुर्गो था। कौन था? तुर्गो के द्वारा यह सुझाव दिया गया था क्रांति से पूर्व कि मुक्त व्यापार नीति है उसके अनुपालना करनी चाहिए। तुर्गो ने फ्रांस दिवालिया हो और न ही फ्रांस में करों में वृद्धि हो और न ही हमें बाहरी ऋण लेना पड़े, ये इसका स्टेटमेंट था। तुर्गो ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई जो असफल रही थी। ये नीति है वो क्या रही थी? असफल। अब यहां से इसका ये स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है आपसे। अगर आप स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी ये क्लास उतनी ही उपयोगी है। तुर्गो ने कहा था कि न तो फ्रांस दिवालिया हो, न ही फ्रांस में करों में वृद्धि हो और न ही हमें बाहर से कोई ऋण लेना पड़े। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बास्तिल के दुर्ग का पतन किस तिथि को हुआ था, जिसको इतिहासकारों का एक वर्ग है वो क्रांति की शुरुआत मानता है? बास्तिल दुर्ग का पतन, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रांस की क्रांति के दौरान बास्तिल के दुर्ग का पतन कब हुआ था? कि साहब 14 जुलाई 1789 को, 14 जुलाई 1789 को बास्तिल दुर्ग का पतन हो जाता है और इस घटना के साथ ही फ्रांस में क्रांति की शुरुआत है वो मानते हैं। ठीक है। हालांकि कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो 5 मई 1789 को, जिस दिन स्टेटस जनरल का अधिवेशन आयोजित हुआ था, उस दिन को फ्रांस की क्रांति की शुरुआत मानते हैं। 5 मई 1789, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। स्टेटस जनरल का अधिवेशन आयोजित हुआ था इस दिन। क्या आयोजित हुआ था? स्टेटस जनरल है उसका अधिवेशन आयोजित हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी दिन को स्टेटस जनरल का अधिवेशन आयोजित हुआ था 5 मई 1789 को और क्रांति की शुरुआत यहां से मान लेते हैं। क्रांति की शुरुआत, लेकिन वास्तविक शुरुआत यहीं से मानते हैं। क्रांति की जो वास्तविक शुरुआत है
वो कहां से मानी जाती है? तो क्रांति की वास्तविक शुरुआत है वो बास्तिल दुर्ग के पतन से मानी जाती है। और ये कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 को बास्तिल का पतन हुआ था। ये चीज आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है, ठीक है। बास्तिल दुर्ग का पतन 14 जुलाई 1789 को हुआ। कुछ इतिहासकार फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ है वो 5 मई 1789 को मानते हैं और इस दिन एस्टेट्स जनरल का अधिवेशन है वो प्रारंभ हुआ था। तो दोनों चीजें आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। फ्रांस में 1789 से पूर्व अंतिम बार स्टेट्स जनरल का अधिवेशन कब आहूत किया गया था? यह प्रश्न भी पूछा गया है। देखो 1789 से पूर्व यानी कि 5 मई 1789 से पहले जो स्टेट्स जनरल है उसका अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो 1614 में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? 1614 के अंदर स्टेट्स जनरल का अधिवेशन है वो आयोजित किया गया था और वापस 175 साल बाद ये अधिवेशन है वो आयोजित हुआ। फ्रांसीसी पार्लियामेंट के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। फ्रांसीसी पार्लियामेंट के संबंध में असत्य जो कथन है उसका आपको चुनाव करना है। अब यहां पहली चीज तो ये क्लियर कर लो कि फ्रांसीसी पार्लियामेंट है उसके संदर्भ में कि पार्लियामेंट कोई प्रतिनिधि सभा नहीं थी, अभी तो इसकी स्थिति है वो उच्च न्यायालय के समान थी। ये बिल्कुल सही है। तो यहां से आपके क्लियर हो गया होगा कि पार्लियामेंट क्या है। पार्लियामेंट कोई प्रतिनिधि संस्था नहीं है, ये एक प्रकार से उच्च न्यायालय के समान थी, सुप्रीम ये हाईकोर्ट के समान थी। दूसरा, क्रांति के दौरान कुल 13 पार्लियामेंट सक्रिय थी। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस में जब क्रांति हुई थी उस समय कितनी पार्लियामेंट थी? तो 13 उच्च न्यायालय थे। न्याय करने के अतिरिक्त पार्लियामेंट का कार्य है वो राजा के आदेशों को कानून के रूप में पंजीकृत करना था। ये भी ठीक है, तीनों से ये। इसके पास विरोध करने का अधिकार नहीं था, ये झूठी बात है, ये गलत है। इसके पास विरोध करने का अधिकार नहीं था, ये गलत है। ये कथन पार्लियामेंट के संदर्भ में क्या है? गलत है। पार्लियामेंट क्या है? पहली चीज तो क्लियर कर लो कि ये कोई प्रतिनिधि संस्था नहीं है। इसके पास में एक प्रकार से उच्च न्यायालय के जैसी शक्तियां थी। जब क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस में कितनी पार्लियामेंट थी? तो 13 पार्लियामेंट थी, ठीक है। पार्लियामेंट है ये राजा के आदेशों को कानून के रूप में पंजीकृत करना, यह भी इसका कार्य था। पार्लियामेंट विरोध प्रदर्शन कर सकती थी तथा जनता का ध्यान आकर्षित भी कर सकती थी, ठीक है। फ्रांस में जेनरालिते क्या था? फ्रांस के अंदर जेनरालिते क्या था? सामंतों का वर्ग था या भूमि के प्रकार है या प्रांतों के प्रकार थे? तो ये प्रांतों के प्रकार है, ध्यान रखना, फैक्चुअल प्रश्न है कि फ्रांस में प्रांतीय शासन के लिए समस्त देश है वो 2 प्रकार के प्रांतों में बटा हुआ था। एक तो गवर्नमेंट थे जो 40 प्रांत थे और दूसरे जेनरालिते थे जो 34 प्रांत थे। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि जेनरालिते क्या है? 34, ये प्रांत के लिए शब्द प्रयुक्त होता था। किसी व्यक्ति को फ्रांस में यात्रा करते समय सरकारी कानून उसी प्रकार बदलते हुए मिलते हैं जिस प्रकार उसकी गाड़ी के घोड़े बदलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर कोई व्यक्ति फ्रांस की यात्रा कर रहा है तो यात्रा के दौरान जो सरकारी कानून है वो उसी प्रकार उसको बदलते हुए मिलते हैं जिस प्रकार उसकी गाड़ी के घोड़े बदलते हैं। ये स्टेटमेंट किस थिंकर के द्वारा दिया गया था? तो यहां आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेटमेंट वोल्टेयर ने दिया था। किसने दिया था? वोल्टेयर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि जिस प्रकार फ्रांस में अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हो तो आपको कानून भी उसी प्रकार बदलते हुए दिखाई देंगे जिस प्रकार आपके गाड़ी के घोड़े हैं वो बदलते हैं। और ये स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये स्टेटमेंट है वो वोल्टेयर के द्वारा दिया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वोल्टेयर ने ये स्टेटमेंट दिया था। वोल्टेयर ने क्यों दिया था? कि शासन के अन्य अंगों की बातों, कानून और न्याय के क्षेत्र में अव्यवस्था थी, भ्रष्टाचार व्याप्त था। देश में कानूनों की कोई प्रमाणिक संहिता नहीं थी। वहां पर पूरे देश में लगभग 385 प्रकार के न्याय विधान प्रचलित थे। एक कस्बे में जो बात कानूनी सही थी मानी जाती थी वही बात उस स्थान से 5 मील की दूरी पर स्थित दूसरे कस्बे में गैर कानूनी समझी जाती थी। कहां कौन सा कानून लागू होगा और कौन सा नहीं होगा ये कोई नहीं जानता था। देश में कई प्रकार के न्यायालय थे किंतु इन न्यायालयों के क्षेत्राधिकार अस्पष्ट थे। न्यायिक पदों को बेचने की परंपरा से न्यायिक व्यवस्था है वो काफी बदतर हो चुकी थी। तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट दिया था वोल्टेयर ने कि फ्रांस के अंदर कानून है वो लगभग 385 प्रकार के कानून हैं वो फ्रांस के अंदर प्रचलित थे। और अब कुछ कानून ऐसे थे जो एक स्थान के ऊपर वो कानून है वो वैधानिक है तो दूसरे स्थान के ऊपर उसको क्या साबित कर दिया गया था?
गैर वैधानिक उसको घोषित कर दिया गया था। आगे बढ़िए। फ्रांस की अराजकतापूर्ण स्थिति पर यह टिप्पणी किसने की थी कि बुरी व्यवस्थाओं का तो कोई प्रश्न ही नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। फ्रांस के अंदर चारों ओर जब अराजकताएं फैली हुई थी, भाई कानून ही उचित प्रकार से लागू नहीं थे, कानून को पालन करवाने वाली संस्थाएं हैं वो सही ढंग से कार्य नहीं कर रही थी, चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त था। तब कहते हैं कि इस अराजकतापूर्ण स्थिति के संदर्भ में एक स्टेटमेंट आया था कि बुरी व्यवस्था का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। भैया बुरी व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। जब कोई व्यवस्था ही नहीं है तो फिर आप बुरी व्यवस्था कैसे कह सकते हो? ये स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये स्टेटमेंट दिया गया था मांडले के द्वारा। किसके द्वारा? मांडले के द्वारा ये स्टेटमेंट है वो दिया गया था। तो इसको भी आप इंपोर्टेंट कर लीजिएगा प्रश्न को। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व समाज है वो कितने वर्गों में व्याप्त था? इसको भी इंपोर्टेंट कीजिएगा। आरपीसी ने ये सीधा सा सवाल पूछा था वरिष्ठ अध्यापक एग्जाम के अंदर। 3 वर्गों के अंदर विभाजित था। समाज है वो कितने वर्गों के अंदर विभाजित था? 3 वर्गों के अंदर विभाजित था। प्रथम एस्टेटेट, द्वितीय एस्टेटेट और तृतीय एस्टेट, पादरी, कुलीन और सर्वसाधारण वर्ग। सबसे पहला कौन सा था? पादरी वर्ग। दूसरा कौन सा था? तो दूसरा था साहब कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग। और तीसरा कौन सा था? सर्वसाधारण, सर्वसाधारण वर्ग। अब यहां ये प्रथम एस्टेटेट था, एस्टेट, ये द्वितीय एस्टेट था, और ये तृतीय एस्टेट। यहां पावर बहुत ज्यादा थी, अधिकार सबसे ज्यादा यहां थे इन 2 वर्गों के अंदर, लेकिन पॉपुलेशन यहां कम थी, लोगों की संख्या इन 2 वर्गों में कम थी। सबसे ज्यादा संख्या इस वर्ग की थी, लेकिन इस वर्ग के पास में अधिकार सबसे कम थे, अधिकार सबसे कम थे। समाज है वो फ्रांसीसी समाज विषम और विघटित था। यह सामंतवादी पद्धति, असमानता और विशेष अधिकार के मूल सिद्धांतों पर आधारित था। समाज 3 भागों में विभाजित था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और सर्वसाधारण वर्ग। प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। फ्रांस में टाइथ या टीथे नामक एक कर लगता था। यह कर किस प्रकार का कर था? टाइथ या टीथे है वो किस प्रकार का कर था? यह भी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। यहां से भी प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे गए। यह किस प्रकार का कर था? क्या ये भूमि कर था? नहीं था। फ्रांस में टाइथ या टीथे है, ये एक प्रकार से धार्मिक कर था। क्या था ये? धार्मिक कर था। इंपोर्टेंट है ये, ध्यान रखना। एक धार्मिक कर था जो किसानों से सब प्रकार की फसलों पर 1/10% भाग है वो चर्च को देना पड़ता था। अनुमान थे चर्च की वार्षिक आय है वो राजकीय आय से आधी होती थी। तो ध्यान रखिएगा, धार्मिक कर था। ये कर किसके द्वारा? किसानों द्वारा। किसानों द्वारा आय का 1/10% किसको दिया जाता था? चर्च को दिया जाता था। चर्च को दिया जाता था। यह चीज आपको ध्यान रखनी। टीथे या टाइथ। फ्रांस में क्रांति के दौरान प्रत्यक्ष कर में कौन सा कर शामिल नहीं था? 2 प्रकार के कर थे, एक तो प्रत्यक्ष कर है और दूसरे अप्रत्यक्ष कर है। अब पूछा यह गया कि प्रत्यक्ष कर में किस प्रकार का कर है वो शामिल नहीं था। प्रत्यक्ष कर में किस प्रकार का कर शामिल नहीं था? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 प्रकार के कर है। संपत्ति कर, नमक कर, आय कर और भूमि कर। तो नमक कर नहीं था। नमक कर है वो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत नहीं आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नमक कर है वो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत नहीं आता था। लेकिन बड़ी विचित्र परंपरा थी फ्रांस में। कैसे?
क्रांति के दौरान प्रत्यक्ष कर कौन से थे? संपत्ति कर था, भूमि कर था और आय कर था। जबकि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता था नमक कर, इसको गेबेल कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा विचित्र कर था। एक तंबाकू पर भी कर लगता था, शराब पर भी कर लगता था। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग है, ये दो वर्ग है वो प्रत्यक्ष करों से मुक्त थे, जबकि शेष करों का भी भुगतान है वो आंशिक रूप से ही करते थे। वस्तुतः करों का जो भार है वो तृतीय वर्ग पर था, जो जनसाधारण वर्ग है उसके ऊपर करों का भार था। नमक कर जिसे गेबेल भी कहते थे, बड़ा दुखदाई कर था, क्योंकि नमक पर एक कंपनी का एकाधिकार था और उस कंपनी ने यह प्रावधान कर रखा था कि फ्रांस के किसी व्यक्ति की आयु अगर 7 वर्ष हो गई है तो 7 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक व्यक्ति है वो वर्ष में 7 पौंड है वो नमक अवश्य खरीदेगा। 7 पौंड नमक उसको कंपलसरी खरीदना पड़ता था। कंपनी मनमाने भाव पर नमक बेचती थी और जो व्यक्ति नमक की निर्धारित मात्रा नियमित रूप से नहीं खरीदता था उसे राज्य दंडित करता था। ऐसा अनुमान है कि नमक कर की अवहेलना करने के अपराध में लगभग 30,000 लोगों को प्रतिवर्ष सजा देते थे। नमक का अवैध व्यापार करने वालों को मृत्युदंड की सजा भी दी जाती थी। जैसे भारत में नमक आंदोलन हुआ था ना, तो ये नमक ने लगभग हर जगह उत्पाद मचाया है। यहां पर भी नमक उत्पादन के एकाधिकार पर ही तो ये 7 अभिज्ञा आंदोलन चला था, दांडी मार्च चला था। फ्रांस में भी यही सिस्टम था, वहां पर नमक का उत्पादन है वो एक कंपनी के अधीन था और एक प्रावधान कर दिया गया कि फ्रांस में प्रत्येक निवासी जिसकी आयु 7 वर्ष हो गई है, 7 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक व्यक्ति है वो प्रतिवर्ष 7 पौंड नमक खरीदेगा। गेबेल ये नमक कर था, ध्यान रखना। वरिष्ठ अध्यापक एसएसटी नाम मात्र के शुल्क के अंदर ये कोर्स है साथियों। पूरा आपके 2026 का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ये कोर्स है वो आपके चल रहा है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं, यही वो कोर्स था जिसने विगत एग्जाम के अंदर जहां 80-85 के आसपास में पोस्टें थी वहां पर भी बेहतरीन परिणाम है वो इस बैच ने दिया था साथियों। इस बैच की मैं बात करता हूं तो केवल और केवल इस बैच के अंदर 2 चीजें आपके पेंडिंग है। एक तो बाकी है समाज शास्त्र जो बहुत जल्द मेरे द्वारा प्रारंभ कर दिया जाएगा और उसके साथ साथ में शिक्षण विधियां, ठीक है। बाकी लगभग सारे सब्जेक्ट है वो न्यू पाठ्यक्रम के अनुसार अपडेट कर दिए गए हैं, ठीक है। और हो सकता है कि इकोनॉमिक्स के कुछ पोर्शन है वो पेंडिंग रहा हो तो वो भी आपके अपडेट कर दिया जाएगा। नाम मात्र के शुल्क के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है। प्रारंभिक जो साथी जुड़ रहे हैं, अब ये कोटा तो शायद समाप्त हो गया है, समाप्त नहीं हुआ शायद, ये सब के लिए मैंने टेस्ट सीरीज है जो इस कोर्स के साथ जुड़ रहा है उन सब के लिए टेस्ट सीरीज है वो निःशुल्क कर दी है। लाइव क्लासेस ये मिलेगी आपको अब, ठीक है। और कुछ टॉपिक जो पेंडिंग है अगर अदर सब्जेक्ट के तो उनकी लाइव मिल जाएगी, बाकी रिकॉर्डेड व्याख्यान है वो अवेलेबल है। नाम मात्र के शुल्क में एसएसटी की जो 400 पदों के लिए वैकेंसी आयोजित हो रही है आपके इस कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हो। पूरा का पूरा ये थ्योरी बैच है, ध्यान रखना। ये क्या है? थ्योरी बैच है, थ्योरी बैच। और इस बैच के प्रमाण आप यूट्यूब पे जाइएगा, मैया पाठशाला चैनल जिससे आप अभी जुड़े हुए हो, प्ले लिस्ट के अंदर जाइएगा और वहां आपको मेरी क्लास मिल जाएगी जिसमें प्रमाण सहित प्रूफ सहित मैंने आपको दिया है कि जो विगत एग्जाम हुआ था उसमें इस बैच से जो कंटेंट डिलीवर किया गया था कितने प्रश्न हैं वो हूबहू आपको मिले थे, ठीक है। टाइट नामक कर जो फ्रांसीसी कैथोलिक चर्च को किसानों द्वारा अपनी उपज का कितना प्रतिशत देना पड़ता था, तो ये अपन ने क्लियर कर लिया था कि 1/10% है वो टीथ या टाइट, ये एक प्रकार से धार्मिक करता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, इसको टाइट भी कहते हैं और इसी को टीथे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति पर दार्शनिक वर्ग की भूमिका को स्वीकार करने हेतु ये किसने कहा कि यदि रूसो ने हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति संभव नहीं है? ये स्टेटमेंट नेपोलियन बोनापार्ट का था। ये स्टेटमेंट किसका है? नेपोलियन बोनापार्ट ने ये स्टेटमेंट दिया था कि रूसो नहीं हुआ तो क्रांति नहीं होती थी। लुई 16वें के काल में बने वित्त मंत्रियों का कालक्रम अनुसार जमाना है। ये फैक्चुअल प्रश्न है, शायद आरपीसी के द्वारा ये प्रश्न पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड एग्जाम में। ऐसे प्रश्नों की उम्मीद नहीं थी लेकिन पूछे जा रहे हैं तो अपने को प्रिपेयर रहना है। ट्रूगो, नेकर, फेल्डी और कैलोन, ये सही है, ए ऑप्शन इसका
सही है। तुर्गो रहा था 1774 से 1776 तक, नेकर 1776 से 1781 तक, थैलरी 81 से 83 तक, और कैलोन है वो 83 से 87 तक रहा था। ये सारे के सारे लुई 16वें के वित्त मंत्री हैं, लुई 16वें के वित्त मंत्री हैं, जिसके समय ये क्रांति हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। वित्त मंत्रियों के रूप में तुर्गो ने किन कार्यों को अंजाम दिया था? तुर्गो जब फाइनेंस मिनिस्टर था तो उसने कौन कौन से कार्य है जो संपन्न करवाए थे वित्त मंत्री के रूप में, जब वो लुई 16वें का वित्त मंत्री था? तो यहां आपको ध्यान रखना है, तुर्गो इसने खर्च कम करने पर बल दिया था, बिल्कुल सही है। कुलीनों और बड़े पादरियों के अधिकारों पर आघात करने तथा उनसे कठोरतापूर्वक कर वसूलने की बात इसने कही थी, यह भी सही है। नमक कर इसने हटा दिया था, यह भी सही है। किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव भी इसके द्वारा रखे गए थे। मुक्त व्यापार की नीति की बात भी इसने कही थी। तो यहां चारों कथन सत्य, चारों कथन सत्य है। कोरवी नामक कर का संबंध किससे था? कोरवी नामक कर का संबंध है वो किससे था? कोरवी क्या है? पहली चीज तो याद रखिएगा, ये एक टैक्स है जो फ्रांस के अंदर लगता था। कोरवी या कोरवी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। ये सड़क निर्मित करने हेतु लिया जाने वाला एक बेगार कर था। फ्रांस के अंदर जब सड़कें बनानी है तो सड़क निर्मित करने हेतु लिया जाने वाला एक बेगार कर था आपके कोरवी। फ्रांस में क्रांति से पूर्व कोरवी नामक एक कर जो सड़कों की मरम्मत करने हेतु लिया जाने वाला एक बेगार कर था। फ्रांस में 4 सूत्री कार्यक्रम का संबंध है वो किस वित्त मंत्री से रहा था? जो 4 सूत्री कार्यक्रम है वो किस वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? और वो वित्त मंत्री तुर्गो था। अभी पीछे भी अपन ने पढ़ा था उसके बारे में। तुर्गो के द्वारा ये 4 सूत्री कार्यक्रम है वो चलाया गया था। तुर्गो ने क्या कहा था कि भैया ऋण नहीं लेने हैं, नए कर नहीं लगाने हैं, कोई दिवालियापन नहीं है, राज्य के खर्च में कमी की थी इसने। 4 सूत्री कार्यक्रम क्या था? नए ऋण नहीं, कोई दिवालियापन नहीं, राज्य के खर्च में कमी, राज्य के खर्च में कमी की बात है वो इसके द्वारा की गई कि किसी प्रकार का कोई ऋण है वो नया अपने को नहीं लेना है, ठीक है। इसके साथ साथ में इसने कहा था कोई दिवालियापन नहीं है, फ्रांस है इकोनॉमिक रूप से सक्षम है, किसी प्रकार का कोई दिवालियापन नहीं है, राज्य के खर्च में कमी की जाएगी। और उसके साथ साथ में इसने चौथा पॉइंट क्या रखा था? कोई नया कर नहीं, कोई नया कर नहीं, किसी प्रकार का कोई नया कर इसने नहीं लगाया था। 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये इसका 4 सूत्री कार्यक्रम था तुर्गो का। और ये लुई 16वें का वित्त मंत्री रहा था, उसका फाइनेंस मिनिस्टर रहा था। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और कब से कब तक रहा था? तो 1774 से 1776 तक। तुर्गो 1774 से 1776 तक लुई 16वें का वित्त मंत्री, लुई 16वें का वित्त मंत्री रहा था, वित्त मंत्री रहा था, ठीक है। तुर्गो ने 4 सूत्री कार्यक्रम रखा था। कोई ऋण नहीं लेना है नया, किसी प्रकार का कोई नया कर नहीं लगाना है, दिवालियापन है नहीं, और राज्य के खर्च में क्या करनी है? कमी करनी है। इस प्रकार तुर्गो ने आर्थिक सुधार के कार्यक्रम प्रस्तुत कर विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग के हितों पर कुठाराघात किया। तो विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग ने 16वें रानी मैरी एंटवानेट को शिकायत कर तुर्गो को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया। तुर्गो को वित्त मंत्री के पद से उसने क्या कर दिया था? हटा दिया था। यह चीज आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है, ठीक है। फिर आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन पार्टी का सदस्य नहीं था? जैकोबिन पार्टी का सदस्य कौन नहीं था बताइए? मारा, मैडम रोला, दांते या रोबेस्पियर है? तो मैडम रोला है वो इसका सदस्य नहीं था, ये जिरोंदिस्ट दल का सदस्य था, ये आपको ध्यान रखना है। जिरोंदिस्ट का सदस्य था। फ्रांस की क्रांति से संबंधित जैकोबिन पार्टी एक उग्र और क्रांतिकारी विचारधारा वाली पार्टी थी, जिसके प्रमुख नेता कौन कौन थे? मारा था, दांते था और रोबेस्पियर था। अन्य दल है वो जेरोंदिस था, जिसके प्रमुख नेता मैडम रोला, ब्रिस्ट, कॉन्डेसे और बुर्जो थे।
ये सेकंड ग्रेड का एमसीक्यू बैच है साथियों, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसी बैच की ये डेमो क्लास आपके लिए यूट्यूब पे अवेलेबल करवाई जा रही है। मात्र 60 दिन आपके पास में मान के चलिएगा। इन 60 दिनों के अंदर कंप्लीट एसएसटी का जो विशाल पाठ्यक्रम है उसको रिवाइज करवाया जा रहा है। टॉपिक वाइज प्रत्येक सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है वो आपको करवाए जा रहे हैं, जिसमें पीवाईक्यूज भी रहेंगे और बेहतरीन वाक्य पीडीएफ प्रिंट भी अवेलेबल रहेगा एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा और अकॉर्डिंग आरपीसी के न्यू परीक्षा पैटर्न के अनुसार। और मान के चलिएगा कि ये कोर्स है वो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा इस अंतिम समय के अंदर। थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया जो फ्रांस की क्रांति के दौरान थी, उससे क्या आशय है कि आतंक के शासन की समाप्ति हुई थी या आतंक के शासन का आरंभ हुआ था। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि आतंक के शासन की समाप्ति है वही थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया के अंतर्गत आती है, आतंक के शासन की समाप्ति। स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा नामक पुस्तक किसकी है? तो मोंटेस्क्यू की है। रट लो इस चीज को, स्पिरिट ऑफ लॉज नाम से पुस्तक किसने लिखी है? तो मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखित है। 1689 से 1755 निरंकुशवाद के विरुद्ध इन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉज में राजा के देवीय जो अधिकार है, सिद्धांत है, जो पुरातन संस्थाएं हैं उनकी पवित्रता के दावे का इन्होंने खंडन किया। इन्होंने शक्ति पृथक्करण व नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत है वो मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। इतिहासकारों ने किसे गोबर के ढेर पर खिला हुआ फूल कहा था? गोबर के ढेर के ऊपर जो फूल खिलता है आजकल वो बड़ा उपयोगी है, जिसे अपन मशरूम के नाम से भी जानते हैं। बहुत स्वास्थ्यवर्धक चीज है, लेकिन ये स्वास्थ्यवर्धक आदमी नहीं था फ्रांस के लिए। इतिहासकारों ने गोबर के ढेर पर खिला हुआ फूल इसको कहा था और वो था लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां। लुई 16वां फ्रांस का शासक 1774 में बना था। वे कहता था कि मेरा आदेश ही कानून है, मेरा आदेश ही कानून है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? लुई 16वें के द्वारा दिया गया था कि मेरा आदेश ही कानून है। लुई 16वें ने कहा था। इतिहासकारों ने इसे गोबर के ढेर पर खिला हुआ फूल का, इनका शिकार करने का वे ताले लोग ठीक करने का शौक था इसको। घाटे की रानी मैडम डेफिसिस्ट, मैडम डेफिसिस्ट भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो मैरी एंटवानेट को कहा जाता है। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, लुई 16वें की पत्नी थी। ठीक है, रासपुटिन का प्रभाव था इस पे। लुई 16वें की पत्नी मैरी एंटवानेट जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, घाटे की रानी कहा जाता है क्योंकि वे फिजूल खर्ची और असंवेदनशील महिला थी कि अगर रोटी नहीं है तो लोग केक क्यों नहीं खा लेते। कितनी बावड़ी थी ये, देखो, है ना। लुई 16वें ने स्टेटस जनरल का, स्टेट जनरल है उसका अधिवेशन कब बुलाया था? 5 मई 1789 को बुलाया था। लुई 16वें के द्वारा जब चारों ओर उसका विरोध हो रहा था तब कहते हैं कि उसने लगभग 175 साल बाद 5 मई 1789 को स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया था। इससे पहले स्टेट जनरल का अधिवेशन है वो 1614 के अंदर हुआ था। टेनिस कोर्ट की शपथ को किसके द्वारा तैयार किया गया था? पहली चीज तो याद रखो कि टेनिस कोर्ट की शपथ ली कब गई थी। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि टेनिसी कोर्ट है उसकी शपथ कब ली गई थी, तो साहब 20 जून 1789 को। टेनिसी कोर्ट है इसकी शपथ कब ली गई थी? तो इसकी शपथ ली गई थी 20 जून 1789 को। अब यहां जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि ये तैयार किसके द्वारा की गई थी? तो तैयार तो की गई थी मोनियर के द्वारा। तैयार किसके द्वारा की गई थी? मोनियर के द्वारा की गई थी। मोनियर के द्वारा तैयार की गई थी टेनिसी कोर्ट की शपथ 20 जून 1789 को। फिर आपसे एक सवाल और भी पूछ लिया जाता है और वो ये पूछ लिया जाता है कि यहां जब लोग इकट्ठे हुए थे तो वो किसके नेतृत्व में इकट्ठे हुए थे? जॉन बेली के नेतृत्व। टेनिसी कोर्ट की शपथ को किसके द्वारा तैयार किया गया था? मोनियर ने तैयार किया था और जॉन बेली के नेतृत्व में यहां लोग एकत्रित हुए थे। ये नेतृत्व करता था, ये नेतृत्व करता था। तो तीनों चीजें क्लियर कर लो। 20 जून 1789 को टेनिसी कोर्ट की शपथ किसने तैयार की थी? मोनियर ने। और किसके नेतृत्व में लोग वहां एकत्रित हो रखे थे? तो जॉन बेली के नेतृत्व में लोग वहां एकत्रित हो रखे थे।
20 जून 1789 को नेशनल असेंबली में टेनेसी कोड पर एकत्रित होकर के जॉन बेली के नेतृत्व में एक साथ शपथ लेते हैं और इस शपथ को मोनियर के द्वारा तैयार किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टेनेसी कोड की शपथ के नाम से इसको जानते हैं। किसके कहने पर थर्ड स्टेट ने अपने को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया? इसके कहने पर जो थर्ड स्टेट है उसने अपने को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। तो अब्बासिये के कहने पर, किसके कहने पर? अब्बासिये की सलाह पर कहते हैं कि थर्ड स्टेट है जो स्वयं को नेशनल असेंबली है वो घोषित कर देता है। थर्ड स्टेट ने 17 जून को अब्बासिये की सलाह पर अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। यह तारीख अच्छी तरीके से याद रखिएगा। फ्रांस की क्रांति के अंदर जून और जुलाई का माह है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जून, जुलाई और अगस्त ये तीनों माह की डेटें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि मई को भी ले सकते हैं अपन, मई, जून, जुलाई और अगस्त 4 महीने अच्छी तरीके से याद रखो फ्रांस की क्रांति। हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक आप हमें बंदूक की नोक से नहीं हटाते, ये कथन किसने किया था? हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक आप हमें बंदूक की नोक से नहीं हटाओगे, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? और जिसने भी ये स्टेटमेंट दिया था उस व्यक्ति का नाम था मिराबो, जिसे फ्रांस की क्रांति का अलार्म कहते हैं। फ्रांस की क्रांति का क्या कहा जाता है? इस व्यक्ति को अलार्म कहा जाता है, मिराबो। और इसी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम यहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक आप हमें बंदूक की नोक से नहीं हटाओगे। फ्रांसीसी क्रांति का अलार्म कहा जाता है मिराबो। राजा के प्रतिनिधि डे ब्रेज के सामने उन्होंने ये कहा था कि हम जब तक नहीं हटेंगे तब तक आप हमें बंदूक की नोक से यहां से नहीं हटाते हो। फ्रांस में पुरुष और नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र है वो कब लागू हुआ था? तो 27 अगस्त 1789 को लागू हुआ था। यहां दो चीजें क्लियर कर लीजिएगा। ये BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, या मैं यूं कह सकता हूं RBSE की बुक के अनुसार, RBSE की जो बुक है उसके अनुसार ये तारीख है वो कितनी है? 27 अगस्त 1789 है। लेकिन कुछ इतिहासकार 26 अगस्त को भी मानते हैं। अगर ऑप्शन में 26 अगस्त आए और 27 अगस्त नहीं आए तो अपने को 26 अगस्त करके आना, ठीक है। वैसे पेपर बनाने वाले इतिहास की ये जो त्रुटि है अलग अलग, उससे वो बिल्कुल परिचित है, तो वो दोनों ऑप्शन साथ में नहीं देंगे, या तो 26 अगस्त देंगे या 27 अगस्त देंगे, ध्यान रखिएगा। तो नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र है वो 27 अगस्त 1789 को लागू हुआ था। पुरुष और नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र फ्रांस में 26 अगस्त 1789 को लागू हुआ था। यह अमेरिका के संविधान से, इंग्लैंड की मैग्ना कार्टा से और रूसों की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट से प्रभावित था। इसमें कुल 17 घोषणाएं थी जो लाफायते के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। लेकिन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कक्षा 11 और जैन और माथुर की जो पुस्तक है उसमें पुरुष और नागरिक अधिकारों की घोषणा है वो 27 अगस्त 1789 को बताई गई। और इसीलिए मैंने आपको ये बात कही थी कि 27 अगस्त 1789। अगर ये नहीं आए तो अपने को 26 अगस्त की ओर जाना है। 5 अक्टूबर 1789 को किस महिला के नेतृत्व में वर्साई महल तक महिला मार्च हुआ था? 5 अक्टूबर 1789 को ओलंपस दे गूज के नेतृत्व में, ओलंपस दे गूज के नेतृत्व में यह मार्च हुआ था। 5 अक्टूबर 1789 को ओलंपस दे गूज नामक महिला के नेतृत्व में वर्साई के महल तक महिला मार्च हुआ था और नारा दिया था कि हमें रोटी दो। इनकी रोटी मांगने पर मेरी एंतवानेट ने कहा था कि रोटी नहीं मिलती है तो ये केक क्यों नहीं खा लेते। कितनी बावड़ी थी रही है ना। सेकंड ग्रेड जीके की न्यू टेस्ट सीरीज, प्रथम प्रश्न पत्र की ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज है वो मैया पाठशाला एप्लीकेशन पे चल रही है। कंप्लीट अपडेटेड न्यू टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चन के माइनर टेस्ट हैं और 15 माइनर टेस्ट हैं, जबकि यूनिट वाइज 4 टेस्ट हैं जिसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे और 4 मेगा टेस्ट है जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यू पाठ्यक्रम ये न्यू टेस्ट सीरीज चल रही है तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। बेहतरीन प्रश्न प्लान है वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं जिसमें PYQs भी शामिल है, MCQs भी शामिल है, ठीक है। फ्रांस में पुरुष और नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र के बारे में किसने कहा कि कागज का ये टुकड़ा नेपोलियन की विजयों से भी ज्यादा प्रभावी हुआ? नागरिक अधिकार। फ्रांस में नागरिक अधिकारों की घोषणा, ध्यान रखिएगा, नागरिक अधिकारों की घोषणा है वो कब कर दी गई थी? तो 27 अगस्त को यह घोषणा हो गई थी। अभी पिछले वाले प्रश्न के अंदर अपन ने यह कंसेप्ट क्लियर कर लिया था कि नागरिक अधिकारों की घोषणा है
वो फ्रांस के अंदर कब से मानते हैं? तो साहब 26 अगस्त 1789, अगर ऑप्शन में 27 अगस्त नहीं आए तो। ठीक है, जब नागरिक अधिकारों की ये घोषणा होती है तो उसके संदर्भ में ये स्टेटमेंट आता है कि कागज का ये टुकड़ा नेपोलियन की विजयों से भी ज्यादा प्रभावी है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? फ्रांस में नागरिक अधिकारों की घोषणा के संदर्भ में ये स्टेटमेंट है वो एक्टन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? एक्टन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। फ्रांस का प्रथम लिखित संविधान कब लागू हुआ था? फ्रांस का प्रथम लिखित संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो फ्रांस का प्रथम लिखित संविधान है वो 3 सितंबर 1791 को लागू हो गया था। 3 सितंबर 1791 को फ्रांस का प्रथम लिखित संविधान लागू हो गया। 14 जुलाई 1787 को बास्तिल का पतन है वो 14 जुलाई 1789 को हुआ। ठीक है, पतन के बाद संवैधानिक समिति का गठन किया गया जिसमें 12 सदस्य थे। तीनों सदस्यों से तीन सदन थे ना, 3 सदनों से लिए गए 12 सदस्य थे। संविधान का निर्माण हुआ और 3 सितंबर 1791 को यह लागू हो जाता है, जो कि फ्रांस का प्रथम लिखित संविधान था। और मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो इसके अंतर्गत लागू किया गया था। जिरोंदिस्ट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन कौन से है? देखो, जिरोंदिस्ट और जेकोबिन अच्छी तरीके से याद रखना। जिरोंदिस्ट का प्रमुख नीति संचालक है वो ब्रिस्ट था, इसलिए इनको ब्रिंसेंटिस्ट भी कहते हैं। ये जिरोंद प्रांत में मिलते हैं इसलिए ये जिरोंदिस्ट कहलाए, ये भी ठीक है। ये जैकोबिन क्लब का ही एक भाग था, ये भी ठीक है। उपयुक्त सभी कथन सत्य, सारे कथन क्या है साथियों यहाँ पे सत्य हैं। पिलेज घोषणा कब हुई थी? पिलेज घोषणा है वो कब हुई थी? फैक्चुअल प्रश्न है। 27 अगस्त 1791 को ये पिलेज घोषणा हुई थी। याद रखिएगा पिलेज घोषणा कब हुई थी। नेपोलियन वाला पोर्शन ज्यादा पढ़ते थे, पर वहां ये इंपॉर्टेंट है। मैरी एंटवानेट के द्वारा फ्रांस के राजतंत्र की रक्षा की अपील सुनने के बाद ऑस्ट्रिया और प्रसा ने पिलेज घोषणा है वो 27 अगस्त 1791 को की थी। राजा मरेगा तभी राज्य बचेगा, ये स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा दिया गया था? गिलोटिन पे चढ़ाया था लुई 16वें को, और रोबेस्पियर के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था कि राजा मरेगा तभी क्या बचेगा? राज्य बचेगा। राजा मरेगा तभी राज्य बचेगा। दिसंबर 1792 में लुई 16वें के खिलाफ अभियोग प्रारंभ किया गया और उस पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया गया। मृत्युदंड की सजा सुना दी गई और इस सजा पर जिरोंदिस्ट ने दया की मांग की। जेकोबिन, क्योंकि रोबेस्पियर इसका सदस्य था, मृत्युदंड के पक्ष में थे। तब रोबेस्पियर ने कहा था कि राजा मरेगा तभी राज्य बचेगा। अतः 21 अगस्त 1793 को राजा को पेरिस के चौराहे पर गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया था। गिलोटिन मतलब फांसी देने वाला एक यंत्र था। ठीक है, यह चीज भी आपको ध्यान देना, फांसी देने वाला यंत्र। ठीक है, किसी व्यक्ति को फ्रांस में यात्रा करते समय सरकारी कानून, ये तो पढ़ लिया था ना रे अपन ने, वोल्टेयर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। ये किसने दिया था? वोल्टेयर ने दिया था। ये तो रिपीट हो गया सवाल, कोई बात नहीं। मेरे नाम की सत्ता नष्ट करने से अगर फ्रांस आजाद होता है, मेरे नाम की सत्ता नष्ट करने से अगर फ्रांस आजाद होता है तो कर देना चाहिए। दांते ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरे नाम की सत्ता नष्ट करने से अगर फ्रांस आजाद होता है तो मेरे नाम की सत्ता नष्ट कर दो। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? दांते ने दिया था। ये कार्डेलियर क्लब का सदस्य भी था। दांते का ये स्टेटमेंट है कि मेरे नाम की सत्ता नष्ट करने से अगर फ्रांस आजाद होता है तो कर देनी चाहिए। रोबेस्पियर और सेंट जस्ट ने मिलकर के 5 अप्रैल 1794 को दांते को गिलोटिन पर चढ़ा दिया था। यह आपको ध्यान रखना है। गिलोटिन फांसी देने वाला एक यंत्र था। फ्रांस में बहुत सारे लोगों को गिलोटिन पे चढ़ाया गया था। मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। मेरा समय तो निकल जाएगा लेकिन मैं मरूंगा तो मेरे मरने के बाद क्या आएगी? प्रलय आएगी। ये स्टेटमेंट लुई 15वें ने दिया था। लुई 15वें ने ये स्टेटमेंट दिया था। 14वां तो कहता था कि मैं ही राज्य हूं। लुई 16वें ने कहा कि ये चीज इसलिए कानूनी है क्योंकि मैं ये चाहता हूं, और लुई 15वें ने कहा था कि मेरे मरने के बाद प्रलय होगा।
कार्डिलियर क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये फैक्चुअल प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। दांते के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, मारा और दमोली के साथ में मिलकर के दांता और दांते है ना, दांते ने की थी कार्डिलियर क्लब की स्थापना। और कब की थी? तो 1790 के अंदर इस क्लब की स्थापना है वो इनके द्वारा की गई थी। मारा और दमोली के साथ मिलकर के 1790 में दांते ने कार्डिलियर क्लब, समाज की निम्न श्रेणी के लोगों का एक संगठन है जो प्रजातंत्र के प्रबल समर्थक थे, उसकी स्थापना है वो इनके द्वारा की गई थी। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को। 14 जुलाई 1789 को बास्टिल का पतन। राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली द्वारा टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी? तो 20 जून 1789 को ली गई थी टेनिस कोर्ट की शपथ। ठीक है। लुई 16वें द्वारा सामंतों के दबाव में आकर के सभा भवन को बंद करवा दिया गया था। जब राष्ट्रीय सभा के प्रतिनिधि सभा भवन के पास पहुंचे तो वहां देखा गया कि सभा भवन बंद था और सैनिक तैनात थे। तब पास की इमारत के टेनेसी कोर्ट में पहुंच करके 20 जून 1789 को इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है। जॉर्ज बेली के नेतृत्व में मोनियर ने यह प्रस्ताव रखा था, ये तैयार की थी शपथ। बास्तिल दुर्ग के पतन के पश्चात गठित नेशनल गार्ड का प्रधान किसको बनाया गया था? बास्तिल का पतन कब हुआ था? पहली चीज तो ये याद रखो कि बास्तिल का पतन कब हुआ था कि साहब बास्तिल दुर्ग का पतन है वो 14 जुलाई 1789 को बास्तिल का पतन हो गया। बास्तिल के पतन के बाद नेशनल जो गार्ड है उसे, नेशनल गार्ड का प्रधान है वो किसको नियुक्त किया गया था? तो लाफायते को नियुक्त किया गया था। किसे? लाफायते। दो दुनिया का नायक इसको कहा जाता है, लाफायते, दो दुनिया का नायक इसको कहा जाता है। कि सर क्यों कहा जाता है? कि इसके पीछे कारण है कि भैया अमेरिका में भी लड़ने के लिए गए थे, अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों में इन्होंने भाग लिया था, क्रांतियों में भाग लिया था। इसी वजह से इसको दो दुनिया का नायक कहा जाता है। और इसी व्यक्ति को बास्तिल दुर्ग के पतन के बाद गठित नेशनल गार्ड का प्रधान इसको नियुक्त किया गया था। बास्तिल दुर्ग के पतन के पश्चात नेशनल असेंबली ने 14 जुलाई 1789 को पेरिस में पुरातन राज्य प्रशासन को समाप्त करके नई म्युनिसिपल सरकार बनाई, जिसे पेरिस की कॉम्यून नाम दिया गया। इस पेरिस की कॉम्यून का मेयर है वो बेली को बनाया गया। साथ ही पेरिस शहर की रक्षा हेतु एक नेशनल गार्ड का गठन किया गया और इसका प्रधान है वो लाफायते को बनाया गया। फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन है वो कब समाप्त हुआ था? फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन है वो कब समाप्त हुआ था? तो 1795 से 1799 में समाप्त हुआ था। तो 1795 से 1799 तक का काल है वो डायरेक्टरी के शासन का काल माना जाता है। ठीक है। देखिए 1795 में नेशनल कन्वेंशन ने एक नए संविधान को स्वीकृति प्रदान कर दी तथा एक नई 5 सदस्यों की समिति है गठन कर दी, जिसे डायरेक्टरी नाम दिया गया। डायरेक्टरी का शासन है वो 1795 से 1799 तक रहा था। डायरेक्टरी का अधिकांश समय वो विदेशी सेनाओं के साथ लड़ाइयों में बीता। ऐसी स्थिति में नेपोलियन का उदय होता है। नवंबर 1799 में नेपोलियन ने डायरेक्टरी के शासन को समाप्त करके फ्रांस की सत्ता है वो अपने हाथ में ले ली थी। अब ये नेपोलियन बोनापार्ट आपके सेकंड ग्रेड में नहीं है तो नहीं पढ़ना है। ठीक है। स्कूल व्याख्याता वालों को भी डिटेल से पढ़ना होता है। फ्रांस की क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। इस प्रश्न को इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न है वो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है। सबसे पहला पूछा है कि इन 4 घटनाओं को काल क्रम अनुसार अपने को व्यवस्थित करना। एस्टेट जनरल के अधिवेशन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। फिर बास्तिल का पतन कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 को बास्तिल का पतन हो गया। उसके बाद टेनेसी कोर्ट की शपथ कब ली गई थी? तो 20 जून 1789 को टेनेसी कोर्ट की शपथ ली जाती है। उसके बाद मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा कब होती है? तो 26 या 27 अगस्त 1789 को नागरिक अधिकारों की घोषणा। ये चारों तारीखें अपने को याद रखनी अच्छी तरीके से।
मुझे जहां तक लगता है सेकंड ग्रेड में सवाल यहां से आ जाएगा आपके, इन चारों से। स्टेट जनरल का अधिवेशन 175 साल बाद हुआ था, इससे पहले 1614 में हुआ था, तो एक सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 20 जून 2 आ जाएगा, फिर बास्तिल का पतन और फिर डी, ए सी बी और डी, ये इसका सही सुमेलित हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी व्याख्या यहां पे दी हुई है, तो ये आपको पढ़ लेनी है साथियों। तो ये लगभग 46 प्रश्न थे जिनके माध्यम से अपन ने फ्रांस की क्रांति है उसको डिटेल से पढ़ा है साथियों। सेकंड ग्रेड एसएसटी के लिए 3 चीजें हैं, वो मैया पाठशाला एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जिसमें से ये सेकंड ग्रेड जीके की न्यू टेस्ट सीरीज है। मैं बात करता हूं सेकंड ग्रेड एसएसटी, तो सेकंड ग्रेड एसएसटी के लिए थ्योरी बैच भी अवेलेबल है और उसके साथ साथ में ये एमसीक्यू बैच भी अवेलेबल है। एमसीक्यू बैच के अंतर्गत देखो, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, हिस्ट्री मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फिलोसफी मैं पढ़ाऊंगा, सोशलॉजी, पब्लिकेट और शिक्षण विद्या, 1, 2, 3, 4 और 5 सब्जेक्ट है वो मेरे द्वारा आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार का कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा, बेहतरीन व्याख्या है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। हिस्ट्री के केवल 2 टॉपिक बचे हैं, बाकी हिस्ट्री कंप्लीट है। तो जो टॉपिक पढ़ा दिए वो रिकॉर्डेड रूप में अवेलेबल है, उनकी पीडीएफ आप प्रिंटेड करवा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में बाकी जो सब्जेक्ट है इनकी लाइव क्लासेज आपको मिलती रहेगी, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास आपके लिए किस प्रकार उपयोगी रही मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।